अभी लाइफ प्रोसेस का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि कैसे ग्लैंड से जो इंजाइम्स रिलीज होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन में, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंप्लीफाई करने में ये कैसे मदद करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं सेलेवरी ग्लैंड सेक्रेट करती है सिलाइवा, और सिलाइवा जो है वो फूड को स्लिपरी बनाती है जिससे कि स्वेलो करना आसान हो जाता है। और सिलाइवा में कौन सा इंजाइम होता है? सेलेवरी इंजाइम, जिसको कि हम बोलते हैं टाइलिन। सेलेवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है एंड कन्वर्ट इट इनटू सुक्रोज जो कि सिंपल शुगर है। तो ये फ्लो चार्ट में आप देखिए, माउथ से जो है वो इनटेक ऑफ होल फूड होती है, टीथ में च्यूइंग या ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो जाता है, टंग में रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ, टेस्ट भी आता है, आपका टेस्ट बड है टंग्स में। और सेलेवरी ग्लैंड में क्या हो जाता है? स्वेलिंग या पुशिंग डाउन ऑफ द फूड एंड देयर इज सेक्रेशन ऑफ सिलाइबा दैट विल मिक्स विथ म्यूकस एंड हियर starch will get converted into maltose that is simple sugar, और एंजाइम जो काम किया वो क्या है? टाइलिन है। तो ये प्रोसेस आपका माउथ में हो रहा है जहां की स्टार्च जो है सिंपल शुगर में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखेंगे तो हमारा और भी क्लियर हो जाएगा कि स्टोमक के अंदर क्या क्या रिलीज होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, वहां से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है और ये क्वेश्चन कैरी करता है। पेप्सिन जो है एंजाइम, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके उसको पेप्टोन या एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। HCl is only for making the medium acidic because pepsin can work only in acidic medium. म्यूकस क्या करता है? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक जूस का क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे स्टोमक से ही गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है। अभी आपका नेक्स्ट में आप देखेंगे कि इसमें लीवर ग्लैंड के बारे में बात की गई है। लीवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का एंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर मैन्युफैक्चर करती है बाइल, और वो कहाँ पे स्टोर रहता है? गॉल ब्लैडर में। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब जरूरत होती है तब तब रिलीज होता है। पेनक्रियाज है, ये भी हेल्प करता है। तो पेनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टोमक, स्टोमक के नीचे उसकी लोकेशन है, आपको दिखाया गया है। इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन और लाइपेज होती है जो कि प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। विच कंटेन्स मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इंटेस्टाइनल एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी काम करता है, फैट के ऊपर भी काम करता है और प्रोटीन के ऊपर भी काम करता है। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करेगा तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फैट के ऊपर तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और प्रोटीन के ऊपर काम करेगा तो उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। Inside the small intestine there is finger like projections that is called villi and it helps in absorption of food into the blood. ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेशंस लीवर से भी आती है, पेनक्रियाज से भी आती है। तो पेनक्रियाज जो है मिक्स ग्लैंड है क्योंकि ये एक्सोक्राइन की तरफ भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन की तरफ भी फंक्शन करता है। तो ये जो बाइल जूस है इट विल एक्ट ऑन फैट्स एंड इट विल कन्वर्ट लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो वहां से ट्रिप्सिन और लाइपेज रिलीज होती है जो कि प्रोटीन और फैट को क्या करता है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये डाइजेशन आपकी हो गई। अभी हम देखेंगे जो प्रोसेस देख रहे हैं वो है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन नेक्स्ट आपका लाइफ प्रोसेस है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये डेफिनेशन क्या है इसकी। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग्स यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इसका एक और डेफिनेशन होता है कि इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट of respiration and the energy is released in the form of ATP, adenosine triphosphate के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ATP is stored in mitochondria and is released as per need, जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से वो क्या होती है? रिलीज होती है। अभी रेस्पिरेशन का स्टेप्स क्या है ये देखना है। ये टेक्स्ट बुक का आपका एज इट इज पेज है, यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पाइरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस स्टेप्स हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म, और ये स्टेप साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, सेल की जो साइटोप्लाज्म है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुविक एसिड and glucose molecule is composed of 6 carbon atoms while pyruvic acid is composed of 3 carbon atoms.
पायरुविक एसिड का फिर क्या होता है, क्या फेट है उसका? फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जो मॉलिक्यूल उसमें बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि कौन सा रेस्पिरेशन का टाइप चल रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन का दो टाइप्स है, एरोबिक एंड एनारोबिक। रेस्पिरेशन में दो आपको प्रोसेस भी बताया, गैसेस एक्सचेंज होती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और जो दूसरा होता है वो होता है ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। So now we will see this paragraph in the form of flow chart so that it will be easy for you to understand. So let's see. When there is presence of oxygen, glucose will convert it into carbon dioxide plus water plus energy. Energy will release. Then if there is glucose but in the absence of oxygen, it will get converted into ethanol plus carbon dioxide and it occurs in yeast. ये yeast में होता है। और तीसरा जो है स्टेप वो है ग्लूकोज अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में होगी तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा और एनर्जी भी रिलीज होती है। अभी टेक्स्ट बुक का जो पेज मैंने इंसर्ट किया है वो आपको ये कहता है कि ग्लूकोज जैसे ही पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। फिर वही इथानॉल बनेगा अगर यीस्ट का केस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एनर्जी तीनों में ही रिलीज होनी है। अगर आप बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स एंड वी गेट लेग क्रैम्प्स, लेग में आपके कुछ पेन्स होने लगता है, आफ्टर सब टाइम वो सबसाइड हो जाती है क्योंकि फिर आपको एनर्जी जो है अच्छे से जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतने में मिलने लग जाता है, फिर वो सबसाइड हो जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। व्हाट आर द डिफरेंसेस? एरोबिक टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। Aerobic process occurs in mitochondria, anaerobic occurs in cytoplasm. एंड प्रोडक्ट जो एरोबिक का है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O है और एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड है। ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक के केस में और एनारोबिक के केस में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इक्वेशन जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम में इक्वेशन क्वेश्चन आ जाता है कि इन केस ऑफ यीस्ट हाउ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू इथानॉल एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी, सो द केमिकल इक्वेशन, सो यू हैव टू राइट दिस। फिर नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि आपके फुट में या लेग में क्यों जो है पेन हो जाता है वाइल रनिंग। तो इसका अभी मैंने आपको रीजन दिया था, बिकॉज ऑफ एनारोबिक respiration that takes place in the muscles. Now one question is asked कि why the rate of respiration in aquatic organisms are fast? Because aquatic organisms use dissolved oxygen for respiration. रेस्पिरेशन के लिए ये डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं एंड इट इज वेरी लेस अमाउंट, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और इसका अमाउंट जो है कंपैरेटिवली हायर है। ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल्स इंक्रीजेस, दिस इज कंपनसेटेड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। Deposition of lactic acid causes pain in the leg muscles. The pain subsides after taking rest for some time. कुछ देर जब आप रेस्ट ले लेंगे तो आपका पेन जो होगा वो सबसाइड हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है, जैसे कॉकरोच, आर्थ्रोपॉड्स जो हैं, तो इनमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, उनके बॉडी सरफेस से ही गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, तो वहां पर ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग के केस में जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन दोज केसेस वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ ए स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड लंग्स। सो we can say that these organs have a special mechanism to carry out breathing and diffusion of gases. And now we will see how diffusion occurs in aquatic animals. Breathing rate is comparatively faster in aquatic animals. This is the question. So MCQ में भी पूछ सकते हैं कि aquatic animals में breathing rate higher है या lower है, तो आपको यहाँ आंसर करना पड़ेगा कि aquatic animals में fast होता है। Now we will see the human respiratory system and its organ. There are two pictures here. You can see all the organs involved in respiration: nose, mouth, pharynx, larynx, trachea. Trachea has been given protection with the help of rings, that is cartilaginous rings. Lungs is there, and lungs
इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स के थ्रू जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। और आप देखेंगे कि अ पेयर ऑफ लंग्स आपके पास प्रेजेंट है, देयर इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। मस्कुलर फ्लैट स्ट्रक्चर डायफ्राम है विच सेपरेट्स एब्डोमिनल कैविटी विथ थोरैक्सिक कैविटी। इसका मेन रोल है किसमें, आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में। नाउ यू कैन सी इन अनदर पिक्चर देयर इज ए branched part of respiratory system is called bronchi and the plural of bronchi is bronchioles। और इसके बाद आप देखेंगे कि ब्रोंकियोल से बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर कैन बी सीन एंड दैट बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई। एंड द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इज ऑलवेज आस्क्ड इन क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन? द फंक्शन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब इसका हम पैराग्राफ देख लेते हैं, आपको आंसर कैसे लिखना है जब ये क्वेश्चन आएगा, ये तो समझने है। फिर आप फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट में पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ डज इट हैपन? नॉस्ट्रिल्स, एयर travels from nostril to nasal passage, then nasal cavity, then pharynx, then larynx, trachea followed by bronchi, and from there lungs, then bronchioles, then alveoli, and through alveoli to blood capillaries, because alveoli is provided with lots of blood supplies। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज योर एल्वेलाई। क्या फंक्शन है अभी बताया, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। नाउ वी विल सी द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। जो लंग्स का ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो किससे कंट्रोल होता है? डायफ्राम से और इंटरकोस्टल मसल से। डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द थोरैक्सिक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। थोरैक्सिक जो होता है, थोरैक्स का ऊपर वाला जो हमारा डायफ्राम का ऊपर का रीजन थोरैक्स रीजन है और नीचे का रीजन एब्डोमिनल रीजन है। व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन, जब डायफ्राम नीचे आती है लंग्स एक्सपैंड हो जाता है और एयर बहुत सारा उसके अंदर एंटर करती है। व्हेन द डायफ्राम मूव्स अप, जैसे डायफ्राम ऊपर आती है लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और सारे का सारा एयर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो जब जैसे कब डायफ्राम मूव्स डाउन करती है तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है वो भी अभी हम देखेंगे डायग्राम में। सो नाउ हियर इट इज कि इनहेलेशन के टाइम पे जब एयर को एंटर करना होता है तो डायफ्राम क्या करती है, वो मूव्स डाउन हो जाती है ताकि एरिया इंक्रीज हो जाए, स्पेस इंक्रीज हो जाए। और एक्सहेलेशन के टाइम पे एयर मूव्स आउट होना होता है, इसलिए डायफ्राम मूव्स अप हो जाती है, ऊपर चली जाती है तो एक्सहेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ये आप जब देखेंगे डायग्राम तो आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है कि इनहेलेशन में क्या होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैक्सिक कैविटी एक्सपेंड्स, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन थोरैक्सिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स लिफ्ट अपवर्ड, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउनवर्ड। Diaphragm becomes flat in shape during inhalation. Diaphragm becomes dome shaped. And during inhalation volume of lungs increases and air enters. Air की entry होती है इसलिए volume of lungs increase हो जाएगा और volume of lungs decrease करेगा and air exit from the lungs during exhalation। यही 4 पॉइंट आपको लिखने हैं when you will be asked how inhalation and exhalation occurs। तो ये आपको अभी समझ में आ गया है तो आप समझेंगे कि ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस था वो इस तरह से आपका कवर हो गया है। तो आप इसको फिर से देख सकते हैं।